पण करशील हे लॅपटॉपची करे आपली हे दिसते इसकी स्क्रीन फुल करने का है। हां याची स्क्रीन फुल करशील यूट्यूबची नको करू यूट्यूबचे सरळ मोबाईलवर बघतो किंवा मी दुसरा लॅपटॉपचा स्क्रीन पण करशील हे लॅपटॉपची करे आपली हे दिसते इसकी स्क्रीन फुल करने का है। हां याची स्क्रीन फुल करशील यूट्यूबची नको करू यूट्यूबचे सरळ मोबाईलवर बघतो किंवा मी दुसरा लॅपटॉपचा हेलो हेलो ये लैपटॉप किड्स, प्लीज लेट मी नो इफ यू आर एबल टू लिसन टू मी। स्क्रीन फुल करने आप मुझे देख पा रहे हो क्या, बताओ मुझे एक बार, और सुन पा रहे हो क्या बताओ, एक बार आवाज़ सुनो वहाँ पर कि बराबर आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। आप मुझे सुन पा रहे हो क्या? चैटिंग। हेलो हेलो किड्स, प्लीज लेट मी नो इफ यू आर एबल टू लिसन। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आप मुझे देख पा रहे हो क्या, बताओ मुझे नया सेटअप। अरे हमारे रसगुल्ले बच्चों के लिए थोड़ा सा तो एक बार आवाज़। आयुष गुप्ता आपकी भी जय हो। आ रही कि नहीं आ रही है। हमारे सभी बच्चों की जय हो। आप मुझे सुन पा रहे हो क्या? और कोई दिक्कत अभी आपको तो शुरू कर सकते हैं अभी हम काम। किड्स प्लीज लेट। अच्छा, ये नया सेटअप है तो थोड़ा सा आप मुझे मेरे को आपके साथ में डिस्कस करने में थोड़ा सा थोड़ा सा तो उसको थोड़ा सा संभाल के लेना। आयुष गुप्ता आपकी भी जय हो। बट क्या है कि मैं यूज नहीं करूंगा ना, और घर के सभी बच्चों की जय होगा तो तब तक मैं इसको नॉर्मलाइज नहीं कर पाऊंगा। और कोई दिक्कत अभी आप जैसे मैंने गड़बड़ कर दी, व्हाइट कलर का शर्ट पहन के आ गया तो आपको थोड़ा सा रिफ्लेक्शन दिखा। अच्छा, ये नया सेटअप है तो थोड़ा सा आप मुझे मेरे को आपके साथ में डिस्कस करने में थोड़ा सा ड्यूअल ऑडियो आ रही है। इको आ रहा है भाई, इको आ रहा है, देख तो जरा एक बार। नहीं करूंगा ना, और घर के सभी बच्चों की जय होगा तो इसको नॉर्मलाइज नहीं कर पाऊंगा। और कोई दिक्कत अभी आप जैसे मैंने गड़बड़ डबल साउंड भी आ रहा है पहन के आ गया तो आपको थोड़ा सा रिफ्लेक्शन जरा करो। आप मुझे देख मेरे को आपके साथ डिस्कस करने में थोड़ा सा लो ऑडियो चालू, ड्यूअल ऑडियो आ रही है। इको आ रहा है भाई, इको आ रहा है, देख तो जरा एक बार। नहीं करूंगा ना, और घर के सभी बच्चों की जय होगा इको आ रहा है, दो साउंड नॉर्मलाइज नहीं कर पाऊंगा। ऊपर वाला दिक्कत अभी आप जैसे मैंने गड़बड़ डबल से आएगा किधर को। हेलो हेलो, अभी देखो, अभी एक ही सिंगल साउंड आ रहा है क्या कि ड्यूअल साउंड है? वो तूने बंद किया क्या उसको? श्योर है ना? अभी मुझे बताओ, अभी आवाज आ रहा है क्या, बताओ मुझे। हेलो हेलो हेलो, अभी आवाज आ रहा है क्या व्यवस्थित? अभी ठीक है क्या, बताओ मुझे जल्दी से, बताओ मुझे अभी ठीक है क्या? क्लियर? ऑल राइट थोड़ा बहुत हो जाता है, उसको फुल स्क्रीन कर दे भाई। अच्छा, मेरी बात सुनो, मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे मुझे बता रहे थे कि दिक्कत क्या है, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये सेटअप नया है, थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता है, बट क्या है कि मैंने ऐसे डिसाइड किया कि जब तक मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा तब तक फिर मैं आपका बेनिफिट या अच्छे से और आपको पढ़ा नहीं पाऊंगा। एज इन देखो, टेक्नोलॉजी के साथ धीरे धीरे इंप्रूव करना पड़ता है, तो इंप्रूव कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा। जैसे आज एक गलती कर दी मैंने, व्हाइट पहन के आ गया तो व्हाइट का रिफ्लेक्ट हो रहा है, बट एनी विच वेज आई डिडंट पे मच अटेंशन, कल से मैं ध्यान रखूंगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपकी एग्जाम बहुत नज़दीक है। ये जो हम अभी आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं, ये किसके लिए डिस्कस करने वाले? सो आई लेट यू नो दैट वट एवर वी आर गोना डिस्कस इज फॉर द अपकमिंग अटेम्प्ट। इट इज फॉर व्हाट? दिसंबर 2022 जिनका अटेम्प्ट है उनके लिए एप्लीकेबल है। जो कुछ भी मैं पढ़ाऊंगा दिसंबर 22 अटेम्प्ट के लिए। आज का हमारा मुद्दा क्या है कि हम आज इसके अंदर पढ़ेंगे थ्योरी। सो थ्योरी के अंदर जो 12 मार्क्स के ट्रू और फॉल्स आते हैं वो सारे के सारे ट्रू और फॉल्स आपके मैं करा दूंगा, इंक्लूडिंग एग्जाम क्वेश्चंस, इंक्लूडिंग आरटीपी, इंक्लूडिंग मॉक पेपर, इंक्लूडिंग रीजनिंग, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह सबके बारे में ध्यान रखा जाएगा, तो ये करा दिया जाएगा। इसके अलावा जो कुछ बच्चे मुझे, ये 12 मार्क्स का हो गया, इसके अलावा कुछ बच्चों ने मुझे जेएलपी के बारे में पूछा था कि सर जेएलपी करा देना। सो जेएलपी के बारे में भी विल बी टेकिंग केयर ऑफ द जेएलपी। इसके अलावा कुछ बच्चों ने मुझे पूछा कि सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करा देना। सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इधर वी विल बी टेकिंग केयर ऑफ इट। और एक और चीज मुझे बच्चों ने बताई थी, और वो चीज थी कि सर जी व्हाई डोंट यू आल्सो टेक अप अकाउंट करंट का इपॉक मेथड या बैकवर्ड मेथड। तो उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड कर दिया और वो वीडियो मैं आपके पास में पहुंचा दूंगा, ठीक है। सो इपॉक मेथड भी आपको वीडियो के थ्रू मिल जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, अकाउंट करंट में इपॉक मेथड, राइट, बैकवर्ड मेथड। अब इसके अलावा तुम मुझे पूछेंगे सर और क्या करने वाले, तो बेटा जिससे हम ढेर सारी बातें करेंगे। आपका जो कॉन्फिडेंस, आपको जो डर लग रहा है, धक धक हो रही है, फर्स्ट टाइम इतना सारा बड़ा सिलेबस है तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, इस पर एकदम इत्मीनान से, प्रेम से, अच्छे से हम बात करेंगे और आपकी सारी की सारी दुविधाओं को, प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और बीच बीच में आपके कमेंट्स देखते रहूंगा, बात करते रहूंगा, ठीक है।
सो आशा करता हूं कि आपको हेल्प होगी। अच्छा, अभी कुछ बच्चे पूछ रहे कि सर पीडीएफ का क्या करना है। सो पीडीएफ राजा बेटा जी आपके डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दी हुई है, पिन भी की हुई है नोट्स, वहां से ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ये लेटेस्ट पीडीएफ है जिसके अंदर सारे आपको मार्क्स भी है, एज इन मार्किंग कर हमने दिए कि इसके अंदर कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। सो मैं आपको जब पढ़ा रहूंगा तब मैं आपको इस बुकलेट से पढ़ा रहूंगा। ये यहाँ पर ये बुकलेट मेरे हाथ में है, अगर आपके पास में भी गुंजाइश है, मुमकिन है कल, तो ये पीडीएफ प्रिंट आउट लेकर ले लेना। 4 दिन हम हर रोज मिलेंगे, अराउंड 2 आवर्स एवरी डे, और इस 8 घंटों में मैं आपके कम से कम 12 मार्क्स तो 100% श्योर करा ही दूंगा, और साथ साथ आपको ये भी बता दूंगा, ढेर सारी इंफॉर्मेशन दूंगा, थ्योरी किस तरीके से करना, और हंसते खेलते करेंगे। मेरे को सीरियस बच्चे पता नहीं, तुमको तो पता ही है सीरियस बच्चे कहाँ होते हैं, आईसीयू में। हम कौन है, सिंसियर है। सो पहला लेक्चर का शुरुआत करने के पहले मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करने का है। सो यू ऑल हैव टू प्रेजेंट अ ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस। एक बहुत प्यारी सी स्माइल के साथ में हम काम शुरू करेंगे। इज दैट ओके? राइट, सो एक ब्यूटीफुल स्माइल के साथ शुरुआत करते हैं काम को। ओके, सो ये पहला क्या लिखा हुआ है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, आपका चैप्टर नंबर 1 है, इंस्टीट्यूट द्वारा दिया गया। यस और नो? इस चैप्टर के अंदर उत्तरी राइट, अब मैं आपको बता दूं कि क्या क्या है। सो यहां पर इन्होंने क्या हेडिंग लिखी है, प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग। स्क्रीन ब्लिंक हो रही है यहां पर, स्क्रीन ब्लिंक हो रही, ठीक है, थोड़ी सी स्क्रीन ब्लिंक हो रही है। ओके, गणपति बप्पा मोरिया। सुनिए, तो जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग के बारे में ध्यान से सुनिए। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग ऐसी दो चीजें। मैं आपके अंदर इसके अंदर एक डायरेक्टली ट्रिक पर आ जाता हूं, क्योंकि कहां टाइम आपका वेस्ट करेंगे। डायरेक्टली विल कम डाउन टू द ट्रिक, एंड हियर इज द ट्रिक। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। समरी क्या क्या है देख लीजिए, ये समरी एक बार देख लेते हैं हम। सो क्या क्या लिखा है समरी में। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing in significant manner in terms of money transaction and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof। तो अकाउंटिंग में क्या होता है पहले मैं आपको समझा दूं। सो बेटा जी दो चीजें आपको समझनी है, एक होता है बुक कीपिंग, एक क्या होता है अकाउंटिंग। एनकम्पासेस, अकाउंटिंग में आपको दो चीजें समझने की जरूरत है, एक होता है बुक कीपिंग, ठीक है। बुक कीपिंग मतलब क्या है बेटा जी, मुंशीगिरी। अब मुंशीगिरी मतलब क्या है, तो यहां पर बेटा जी प्रोसेस सिर्फ ट्रायल बैलेंस तक की आएगी। मतलब अगर आप किसी अकाउंटेंट को देखते हो तो आपको यह पता चलेगा कि भाई साहब उसका पे स्केल ज्यादा नहीं होता। वो क्या काम करता है बेटा पता है क्या, तुम्हें जर्नल मतलब सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस तक का काम किसका है बेटा जी, इट इज द वर्क ऑफ बुक कीपिंग। और उसके बाद में आपका शुरू होता है अकाउंटिंग। सो राजा बेटा जी अकाउंटिंग में क्या होता है कि सिर्फ आप ये नहीं बोल सकते कि रिकॉर्डिंग ऑफ द डेटा, नो, वंस द डेटा इज रिकॉर्डेड उसको मीनिंगफुल मैनर में हमको कम्युनिकेट करना पड़ता है कस्टमर को, एम्प्लॉइज को, राइट, हमारे इन्वेस्टर्स को। तो कम्युनिकेशन ऑफ द डेटा एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ, उसको समराइज करना। समराइज किसमें बेटा जी, कितना बड़ा काम किया था बुक कीपिंग में, इतना ज्यादा डेटा था, इतने बड़े बड़े ट्रायल बैलेंस थे, उसको समराइज कर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया, जो कि क्या है पी एंड एल अकाउंट, जो कि क्या है बैलेंस शीट, राइट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स, ये सारी चीजें जो है इसको हम समराइजिंग के एंगल से बोलते हैं। राजा बेटा जी अगर आप ध्यान से समझ रहे हो तो ध्यान से देखना कि बेटा जी इंटरप्रिटेशन, समराइजिंग ये अकाउंटिंग का हिस्सा है। वैसे अकाउंट्स की बात करें हम, पूरे अकाउंट्स की, तो उसमें बुक कीपिंग भी आया और उसके अंदर अकाउंटिंग भी आया। बुक कीपिंग को अकाउंटिंग बोलना गलत है, बुक कीपिंग मतलब सिर्फ रिकॉर्ड कीपिंग। सो अकाउंटेंसी इज अ ब्रॉडर टर्म, इसके अंदर बेटा जी बुक कीपिंग भी है और क्या है अकाउंटिंग। इसके आगे की जो चीजें हैं मुझे लगता है कि हम आराम से कर पाएंगे उसको। सो पहले मुझे एक बात बता दीजिए कि यहां तक बात समझ में आई क्या। और एक बात, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की अकाउंटिंग है, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, राइट। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है बेटा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो हमारा ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट है, सिर्फ उनको उतना इंफॉर्मेशन थोड़ी ना चाहिए, मैनेजमेंट को तो यह भी चाहिए कि भाई साहब किस एजेंट ने, किस कंजाइनी ने, किस एम्प्लॉय ने कितने का माल सेल किया, किस ब्रांच ने कितना सेल किया। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक अलग फंडा है। कॉस्टिंग वाला फंडा, अब हालांकि शब्द अकाउंटिंग आ रहा है, बट कॉस्टिंग विल डिसाइड अबाउट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेटा जी ट्रेडिंग, पी एंड एल अकाउंट, बैलेंस शीट, इन सभी चीजों के ऊपर चर्चा करते हैं। तो क्या यहां तक बात समझ में आ गई क्या राजा बेटा जी? अब जल्दी से फुर्ती से एक काम करिए, आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 के पास, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास। यहां से अभी हम क्वेश्चन की तरफ शुरुआत करते हैं राजा बेटा जी। हियर वी गो। यस राजा बेटा जी, सो ये रहे क्वेश्चंस।
ठीक है, सुविधा के लिए क्वेश्चंस मैं यहां से पढ़ूंगा और फिर उसके बाद में स्क्रॉल करते रहूंगा, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। पहला वाला क्वेश्चन है, अकाउंटिंग कैन बी व्यूड एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम विच हैज इट्स इनपुट प्रोसेसिंग मेथड एंड आउटपुट बियॉन्ड अ डाउट। ये बिल्कुल सही है, ये ट्रू होना चाहिए स्टेटमेंट। आप देख लीजिए, ये स्टेटमेंट ट्रू है, एक के नीचे एक आइडेंटिफाई करके दिया मैंने। क्यों? अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring and communicating information to permit informed judgment and decision. It covers preparation of the financial statement and communication to the users of the accounts. So sir, इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? So बेटा सिंपल सी बात है, आपको इसमें दो चीजों में इस हिस्से को डिवाइड करना है, इनपुट और उसके बाद में आउटपुट। इनपुट के अंदर आप क्या क्या शब्द यूज करेंगे? इनपुट के अंदर आप बोलेंगे कि सर हम रिकॉर्डिंग करते हैं डेटा को, राइट। फिर उसके बाद में आप बोलेंगे कि हम आइडेंटिफाई भी करते हैं, मेजर भी करते हैं। सो इनपुट में ये सारी चीजें। फिर उसके बाद में आउटपुट में हम क्या बोलेंगे राजा बेटा जी? कि हम उसको इंटरप्रेट करते हैं, हम उसको कम्युनिकेट करते हैं यूजर्स को। सो राजा बेटा जी, यहां पर आपको अकाउंट्स के डेफिनेशन को लिखने की कोशिश करना है, ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। सो कैन आई नॉट से अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू परमिट इंफॉर्म्ड डिसीजंस और जजमेंट। क्यों इंफॉर्म्ड डिसीजंस? रिलायंस इंडस्ट्री का फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों देखते हो? सो दैट यू कैन फाइंड आउट दी whether I should buy the shares or whether I should not buy the share. It covers preparation of the financial statement and communicating the results to the user of the accounts. क्या ये आंसर आप अभी लिख पाएंगे क्या? सो अकाउंटिंग में क्या क्या जाता है राजा बेटा जी? सो अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड राजा बेटा जी कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन to permit the informed judgment or informed decision making, and it covers the preparation of the financial statement. Agreed? So boys and girls, now let's go ahead with the next question. There is no difference between bookkeeping and accounting. क्या आप वेल्ली वेल्ली बातें करते, बकवास है। अरे भाई साहब, there is a difference between bookkeeping and accounting. Accounting encompasses, accounting के अंदर bookkeeping है। बुककीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में तो भाई साहब ट्रायल बैलेंस के आगे भी तो होता है ना, समराइजिंग भी होता है, इंटरप्रिटेशन भी होता है, कम्युनिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स भी होता है। तो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, सो क्या लिखा है? बुककीपिंग एंड अकाउंटिंग आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अकाउंटिंग इज अ ब्रॉड सब्जेक्ट, अकाउंटिंग विशाल है। It calls for a greater understanding of records obtained from bookkeeping and ability to analyze and interpret the information. Again word क्या? ability to analyze and interpret. अगर आपको याद होगा, आप इसमें और एक वर्ड डाल सकते हो, समराइजिंग। समराइजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग बाय द बुककीपिंग रिकॉर्ड्स। मुंशीगिरी से जो रिकॉर्ड्स आएंगे उसको फिर एनालाइज और इंटरप्रेट करना, ये आगे की स्टेप है अकाउंटिंग की। सो बुक कीपिंग इज द रिकॉर्डिंग फेज, व्हाइल अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द समराइजिंग फेज ऑफ एन अकाउंटिंग सिस्टम। तो बेटा जी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में अगर आप देखेंगे तो इस पर ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो आशा करता हूं कि आपको समझ में आए। तो बुक कीपिंग इज राजा बेटा जी जस्ट रिकॉर्डिंग ऑफ द डेटा, बट accounting is not only recording of the data but analyzing, interpreting, communicating and summarizing of the data. आप accounting को और भी लिख सकते हो कि it also include or it also encompasses preparation of the financial statements. आशा करता हूं कि ये बात समझ में आई। चले अभी आगे बढ़े रसगुल्ले। ओके आगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कवर्स preparation and interpretation of financial statements and communication to the users of accounts. मैनेजमेंट अकाउंट्स में क्या क्या बोला है? प्रिपरेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल से पूरी फालतू बात कर रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ फर्क है कि नहीं है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब अलग है। हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग को डील करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील्स अबाउट प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो मैनेजमेंट इज प्रोवाइडिंग द डिटेल्ड और डिजायर्ड इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट। तो जरा देखिए, financial accounting covers the preparation and interpretation of financial statement and communication to the users of the accounts. तो बेटा जी किसके बारे में बताया? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यहां पर डेटा किसके बारे में बोला? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एग्जाम में मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में मत लिखो। उन्होंने क्या बोला? मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रिपरेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर रहा है, तुमको बस उसको खारिज करना है और उसको क्या लिखना है कि सर ये काम तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं करता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग करता है। बस उसके बारे में डेटा दे दो और आपका आंसर आ जाएगा। सो ये आंसर फॉल्स था। आगे बढ़े। Financial accounting is concerned with internal reporting to the manager. ना ना ना, फिनेंशियल अकाउंटिंग तो भाई साहब यूजर्स उसके आउटसाइडर होते हैं। इनसाइडर या मैनेजर्स को इंफॉर्मेशन दी जाती है, वो तो और भी बहुत डिटेल्ड लेवल पर इंफॉर्मेशन दी जाती है, और वो इंफॉर्मेशन राजा बेटा जी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का हिस्सा बनेगी। सो बेटा जी आपको मैं बता दूं, ये दोनों क्वेश्चंस रिवाइज बिफोर एग्जाम, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 3 क्या लिखा है? फॉल्स। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद इंटरनल रिपोर्टिंग टू द मैनेजर्स ऑफ द बिजनेस यूनिट। इंटरनल रिपोर्टिंग ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का हिस्सा है। आप मुझे एक बार बता दीजिए कि क्या स्पीड ज्यादा हो रही है या स्पीड इज ठीक है? आप मुझे इतनी बात बता दीजिए।
ऑलराइट, प्लीज लेट मी नो। और अभी मैं आपको इसको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से इसको याद करते हैं। इज दैट ओके? आर वी नाउ रेडी? ठीक है सर, ओके ओके। यार थोड़ा सा तुम अच्छे से रिप्लाई करोगे ना तो मजा आएगा यार, बिकॉज रीजंस का लाइन से कोई लेना देना नहीं है बेटा। रीजंस का लाइन के साथ क्या लेना देना? रीजंस का लाइन के साथ कोई लेना, रीजन सही होना चाहिए, बस बात खत्म। लेट्स गो ऑन। समराइजिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। अच्छा, मैंने कुछ छूट गया क्या? अच्छा, ये फिफ्थ वाला छूट गया। कस्टमर्स ऑफ बिजनेस शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज यूजर्स ऑफ अकाउंट्स। बकवास है। कस्टमर्स तो पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं। तुम मारुति की गाड़ी लोगे तो पहले देखोगे ना उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे है क्या। अगर कल को हार्पिक की गाड़ी आ गई तो तुम थोड़ी ना खरीदोगे, क्योंकि तुम बोलोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो इतने स्ट्रांग नहीं, आगे जाके सर्विसिंग नहीं मिलेगी। तो आप जब कभी भी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट कस्टमर हो तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो देखोगे ना मेरे राजा बेटा। सो जरा देखते, कस्टमर्स ऑफ बिजनेस शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज यूजर्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर्ड बाय बिजनेस। दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू नो द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। कुछ भी बातें कर रहे हैं। कस्टमर्स आर इंटरेस्टेड टू नो द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, बिकॉज अगर कोई आपको सर्विस नहीं देगा तो क्या मतलब है? तो और वो सर्विस देने के काबिल है या नहीं है, ये किस पर से निर्भर करता है? इट इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द फाइनेंशियल कैपेबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज। अभी मैं आपको बताता हूं कि जब कभी भी मैं एयरलाइन बुक करता हूं तो मैं इंडिगो बुक करता हूं, क्योंकि मैं अगर दूसरी कोई एयरलाइन जो बीमार है मैं उसके एयरलाइन बुक नहीं करता, क्योंकि होता क्या है कि कभी भी डिले हो जाती, कभी भी लेट हो जाती और आपके लेक्चर्स मिस हो जाते हैं ना। सो राजा बेटा जी, जब भी मैं फ्लाइट में जाता हूं तो आई मेक इट पॉइंट दैट आई बुक एन एयरलाइन विच इज रिलायबल इन नेचर। इज दैट ओके? अब धीरे धीरे मैं टाटा के भी बुक करूंगा, एयर इंडिया, और इस बार इनफैक्ट मैं एयर इंडिया से भी आया। तो क्या लिखा है देखो आंसर। Customers are also concerned with the stability and profitability of the enterprise because their functioning is more or less dependent on supply of goods। क्योंकि बेटा जी अब आज की तारीख में मैं बता देता हूं कि मैं कस्टमर हूं और वो मुझे सप्लाई कर रहे हैं, बट आगे जाकर मैं माल बेचता हूं किसी और को। आई एम नॉट द अल्टीमेट कस्टमर, मैं इंटरमीडिएटरी हूं। सो आज के तारीख में मैं किसी कंपनी से माल खरीद रहा हूं और उस माल को आगे बेच रहा हूं। अगर उसकी सर्विस अच्छी नहीं मिलेगी, अगर उसका सप्लाई चेन अच्छा नहीं रहेगा, सो आई विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन दैट। सो कस्टमर इज इंटरेस्टेड इन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड माय डियर फ्रेंड स्टेबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज। यहां पर कीवर्ड क्या है? स्टेबिलिटी। और उसके आगे क्या बोला? बिकॉज देयर फंक्शनिंग इज मोर और लेस डिपेंडेंट ऑन सप्लाई ऑफ goods। Agreed, boys and girls? Let's go on and talk about the next part of the story। क्या है? बैलेंस शीट, सॉरी, समराइजिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। All business transactions of financial character evidenced by some document such as sales bill, passbook, salary slip, etc. are recorded in the books of accounting। So Raja beta ji, summarizing is the basic function of accounting? No. So please understand, recording is the basic function of accounting। समराइजिंग तो बेटा जी बुक कीपिंग के बाद शुरू होता है ना, ट्रायल बैलेंस तक रिकॉर्डिंग, राइट। तो बेसिक फंक्शन क्या हुआ? रिकॉर्डिंग हुआ, जिसके अंदर क्या होगा बेटा जी? आपका सब्सिडरी बुक होगा, रिकॉर्डिंग होगा, राइट। सब्सिडरी बुक, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सारी चीजें रिकॉर्डिंग। सो रिकॉर्डिंग इन अ सिस्टमैटिक मैनर इज बुक कीपिंग एंड दैट इज अ बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद में जो कोई भी एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन, वो सारी चीजें शुरू होती है, वो किसका हिस्सा है बेटा जी? दैट इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। सो प्लीज सी, रिकॉर्डिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। इसको मार्क करके रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। समराइजिंग इज कंसर्न्ड विद प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द क्लासिफाइड डेटा इन अ मैनर यूजफुल टू इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो समराइजिंग इज लाइक ट्रायल बैलेंस के बाद में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसको हम फाइनल अकाउंट बोलते हैं, वो अकाउंटिंग का हिस्सा है बेटा जी, और रिकॉर्डिंग ये बेसिक फंक्शन है। आशा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते राजा बेटा जी, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखो, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। बैलेंस शीट शोज द पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन द डे ऑफ इट्स प्रिपरेशन एंड नॉट ऑन द फ्यूचर डेट। ये तो बिल्कुल सही जवाब है। बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन द गिवन डेट, और P&L अकाउंट क्या बताता है? इट शोज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटरप्राइज। सो बैलेंस शीट क्या बताता? फाइनेंशियल पोजीशन, और P&L अकाउंट क्या दिखाता है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस फॉर द पीरियड। बैलेंस शीट एज ऑन होती है, ट्रायल बैलेंस एज ऑन होता है, बट बेटा जी P&L अकाउंट परफॉर्मेंस दिखाता है किसी एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए। आगे चलते, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग आर कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एंड असर्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑन द बिजनेस। बिल्कुल सही। बुक कीपिंग का काम क्या है? सिर्फ डबल इफेक्ट तक आकर छोड़ देना, समराइज कर मतलब ट्रायल बैलेंस बनाकर छोड़ देना। सो बुक कीपिंग इज कंसर्न्ड विद कंप्लीट रिकॉर्डिंग एंड कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन मेड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। आशा करता हूं राजा बेटा जी कि आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आई। जल्दी से मुझे बताइए क्या ये समझ में आया क्या? सो बेटा जी अभी कितने क्वेश्चंस हो गए हमारे? 8 क्वेश्चंस। बेटा मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। ये नोट्स जब मैंने कंपाइल किए,
पिछले 10 एग्जाम्स के हमने क्वेश्चन बैंक या क्वेश्चन पेपर निकाले और हमने जब जब नोट्स बनाए थे उन नोट्स के अंदर उसको मैप किया। आपको मैं बताता हूं बेटा जी, हमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिला कि जो क्वेश्चन हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं था और वो एग्जाम में आ गया। सो बेटा जी क्वेश्चन आएगा, इसके मेजॉरिटी चांसेस है कि वो टेक्स्ट बुक में से ही आएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हमने उठाए कहां से, ये हमने आरटीपी, मॉक पेपर, राइट, आईसीआई के क्वेश्चन पेपर्स और हमारे मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे। तो आप अगर एक शीट ये पढ़ लो तो आपका काम समाप्त हो जाएगा। तो बेटा जी ध्यान से सुनिएगा, अभी आपको एक 10 से 15 सेकंड का पॉज लेना है और जितनी भी चीजें आपको पढ़ाई गई थी इसके अंदर वो वापस से देखना। बट ये करने के पहले मैं आपको इसके क्वेश्चंस का भी एक सारांश बता देता हूं कि अगर आप इन क्वेश्चंस को सही से समझे। सो ये यहां पर आया हम मॉड्यूल में, और मॉड्यूल में बेटा जी हमें किसके बारे में चर्चा करनी है? सो वी नीड टू फोकस ओनली ऑन द बुक कीपिंग। सो मैं आपको बुक कीपिंग का थोड़ा सा एक बार बताने की कोशिश कर, अरे तरीके यार थोड़ा सा गड़बड़ होएगा आज, आशा करता हूं कि आप फोकस करेंगे इस पर। ये देख लीजिए, बुक कीपिंग का ये वाला पार्ट आपको एग्जाम में पढ़कर जाना है और उसके बारे में लिख के आना है। क्या लिखा है बुक कीपिंग? इट इज कंसर्न्ड विथ complete and permanent record of all transaction in systematic and logical manner to show its financial effect on the business। क्या हमने अभी भी ये जब थ्योरी का आंसर पढ़ा था तब यही पढ़ा था क्या? Ascertainment of financial effect on the business, it is concerned with combined effect of all the transaction made during the accounting period upon the financial position of the business as a whole। बैलेंस शीट पर और P&L अकाउंट पर क्या इंपैक्ट आ रहा है, ये सारी चीज फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ बिजनेस, ये डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में बुक कीपिंग से आता है। राजा बेटा जी फिर उसके बाद में डिस्टिंक्शन बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ये भी प्लीज पढ़ लेना, राइट। इट इज द प्रोसेस विद द रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन, इट इज द प्रोसेस विद समराइजिंग ऑफ द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन। तो ये वाली चीज पढ़कर जाना प्लीज। सो इसके अंदर अगर मैं आपको बताऊंगा तो मैं सिर्फ आपको दो चीजें पढ़ने के लिए कहूंगा, एक तो ये वाला पार्ट जिसके अंदर बुक कीपिंग क्या है वो, और दूसरा वाला डिस्टिंग्विश बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। साथ साथ मैं आपको बताऊंगा और एक चीज जो आपने पढ़नी चाहिए इसके अंदर, जो है अकाउंटिंग का डेफिनेशन। शायद मुझे लगता है वो ऊपर ही हो गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये चीज मैंने आपको कही थी कि अकाउंटेंसी ब्रॉडर है, अकाउंटिंग उसके नीचे है और बुक कीपिंग उसके अंदर है। तो बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी में और भी चीजें आ गई, मैनेजमेंट अकाउंटिंग आ गई, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग आ गई, कॉस्ट अकाउंटिंग आ गई, राइट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी आ गई। यहां पर जब हम अकाउंटिंग का जिक्र कर रहे हैं तो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। ये सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग दिख रहा है, फाइनेंशियल सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसको इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं, वो एमसीक्यू से आपका हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। इधर अकाउंटिंग का एक डेफिनेशन है, ये देखो, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेशन। ये सारी की सारी चीजें बेटा जी किसके अंदर आएगी? दिस विल बी पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। समराइजिंग इज अ पार्ट हियर, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग विल बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ व्हाट? रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग। जब भी ये शब्द आएंगे तब आपको ये ध्यान में रखना है कि दीज आर द पार्ट ऑफ व्हाट? दीज आर द पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। और समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन जब भी बोलेंगे सो वो आपको पता चलना चाहिए कि दिस इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। आशा करता हूं कि यहां तक आपको बात समझ में आया। एग्रीड? आगे बढ़ जाते हैं, अभी यहां तक समझ में आ गया? थैंक यू पूजा जैन जी, थैंक यू सो मच। ओके तो अभी आपको इसमें हमने इस चैप्टर का क्या सारांश निकाला कि आपको क्या क्या पढ़ना है आज? आपको तीन चीजें पढ़नी है, डिस्टिंग्विश बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा आपको डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग पढ़ना है, डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग पढ़ना है, और ये एमसीक्यूज पढ़ना है। और जब आप ये एमसीक्यूज पढ़ोगे तो इसमें से एक आध दो एमसीक्यू आपको लिखने के लिए दिक्कत आएगी, तो उसको बैठकर उसमें हाईलाइट कर देना बराबर से और लिखने की कोशिश करना। तो एक बार इसको दोबारा पढ़ लेना, इट विल हेल्प यू आउट। ओके सो कैन आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट? अच्छा, जो शुरुआत के जो थ्योरी एमसीक्यूज है ना, ये थोड़ा सा ससुरा साला दिक्कत करेगा, बट फिर अपन बाद में इसको मैनेज कर लेंगे। Happy? So we are there on the next concept which is called as accounting concepts, conventions and principles। तो मैं आपको बताता हूं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होता है, जो पूरे वर्ल्ड में सेम टू सेम है। मतलब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, एग्रीड? ये पूरे वर्ल्ड में, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पूरे वर्ल्ड में सेम टू सेम है। इज दैट ओके? एक्रूअल कॉन्सेप्ट पूरे वर्ल्ड में सेम टू सेम। कन्वेंशन क्या राजा बेटा जी? सो कन्वेंशन इज रिपीटेड प्रैक्टिस से जो चीज बनती है वो कन्वेंशन बनता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मटेरियलिटी, ये कन्वेंशन है।
बेटा जी प्रूडेंस, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विचेवर इज लोअर, ये कन्वेंशन है। जरूरी नहीं कि इंडिया में जैसा है वैसे ही यूएस में हो, वैसे ही रशिया में हो, वैसे ही यूक्रेन में हो, वैसे ही चाइना में हो, जरूरी नहीं। कन्वेंशन कैन डिफर, बट बेटा जी मैनमेड साइंस है, मैनमेड रूल्स रहेंगे, सो कन्वेंशंस बेटा जी कंट्री टू कंट्री कैन डिफर। बेटा जी प्रिंसिपल्स जनरली दे टेक शेप ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ओके, सो दे टॉक अबाउट व्हाट माय डियर फ्रेंड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से जो प्रिंसिपल्स आते हैं, जैसे एसएलएम मेथड यूज होता है डेप्रिसिएशन में, कहां से पता चला आपको, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के थ्रू, एग्रीड। सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, बट बेटा जी यहां पर ये सारी चीजें इंटरचेंजेबली यूज हो सकती है। अब एक ब्रीफ में एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं राजा बेटा जी। सो आई जस्ट टेक अ टाइम एंड वुड कम डाउन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। इधर से एक बार इन सभी कॉन्सेप्ट्स को मैं ब्रीफली आपको समझा देता हूं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है? सो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है बेटा जी वो जिसके अंदर बिजनेस एंड ओनर आर ट्रीटेड एज सेपरेटली, राइट। हम सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। इसके वजह से जो कॉन्सेप्ट्स का जन्म हुआ उसका नाम है ड्रॉइंग्स, उसका नाम है कैपिटल, उसका नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये सारी चीजें बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से जाता है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, जिस चीज का मनी में मेजरमेंट नहीं हो सकता उसको हम रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते, ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बताता है। बेटा जी पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? हम जब भी अकाउंट के रिजल्ट्स निकालेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस निकालेंगे, तो किसके बेसिस पर होगा बेटा जी? पीरियोडिसिटी। किसी एक साल के लिए, किसी 3 महीनों के लिए, 6 महीनों के लिए जो स्टॉक मार्केट में आपके क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आते हैं वो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट से आते हैं। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? रिकॉग्नाइज ऑल द इनकम एज एंड व्हेन इट इज अर्न्ड एंड recognize all the expenses as and when it is incurred। मतलब बेटा जी कैश कितना आया और कैश कितना गया इसको मत देखो। एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये बता रहा है कि अगर आपकी इनकम अर्न हुई है तो उसको रिकॉर्ड कर दो, अगर आपके एक्सपेंसेस इनकर हुए तो उसको रिकॉर्ड कर दो। ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट बताता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? क्लोजिंग स्टॉक का कॉन्सेप्ट मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से ही आता है कि इनकम फॉर द पीरियड राइट शुड बी मैच्ड विद एक्सपेंस फॉर द पीरियड। इसका मतलब क्या है? अगर आपने परचेसेस बुक किया 10,000 यूनिट का बट सेल हुए सिर्फ 9,000 यूनिट, दोबारा सुनना, अगर आपने परचेसेस बुक किए 10,000 यूनिट्स के और सेल्स बुक किया सिर्फ 9,000 यूनिट्स का, सो राजा बेटा जी 1,000 क्लोजिंग स्टॉक बताया जाता है क्योंकि आपकी इनकम 9,000 यूनिट की है, एक्सपेंस आपका 10,000 यूनिट का है। सो मैचिंग कॉन्सेप्ट के तहत आपको राजा बेटा जी यहां पर क्लोजिंग स्टॉक दिखाना पड़ता है। सो मैचिंग कॉन्सेप्ट जन्म देता है क्लोजिंग स्टॉक इस आइटम को, एग्रीड। गोइंग अहेड, गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये बोलता है कि बेटा बिजनेस इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉर द फोर्सेबल फ्यूचर। अब तो तुम मैच्योर हो गए हो। मैं जिस जगह पर बैठ के पढ़ा रहा हूं वहां से मुझे कैमरा कैप्चर कर रहा है और ये कैमरा की लाइफ 1 से ज्यादा साल है। अगर मेरा बिजनेस ही 1 से ज्यादा साल नहीं जाएगा तो भाई साहब काहे का कैमरा और काहे का डेप्रिसिएशन। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये बताता है राजा बेटा जी कि हम किसी भी चीज को हमारे बैलेंस शीट में हिस्टोरिकल कॉस्ट पर लिखते हैं, मतलब जितने में बाय किया उसी वैल्यू पर लिखते हैं। किस वजह से? बिकॉज ऑफ गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न नहीं होगा, धंधा चौपट हो रहा है, बंद हो रहा है, तो भाई साहब ये कैमरा को मैं एट कॉस्ट कैसे दिखा सकता हूं? इसको तो एनआरवी पर दिखाना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस पर दिखाना पड़ेगा। जितना भी यहां पर फर्नीचर है, लैपटॉप है, ये डिजिटल बोर्ड है, इन सभी को मुझे कौन सी वैल्यू पर दिखाना पड़ेगा? आई विल हैव टू शो इट ऑन दी माय डियर फ्रेंड एनआरवी। सो बेटा जी उसके बाद में गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट अगर है कि बिजनेस चलता ही जाएगा तो फिर कॉस्ट कॉन्सेप्ट आता है। तो हम जितनी भी चीजों को फिक्स्ड एसेट वगैरह को रिकॉर्ड करते हैं ये हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं। तुम पूछोगे हिस्टोरिकल कॉस्ट पर क्यों? बहुत सोची समझी रणनीति है कि राजा बेटा जी अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर कोई बिल्डिंग है जिसको आप ऑफिस यूज के लिए यूज कर रहे हो, अगर कोई फैक्ट्री है, अगर कोई कंप्यूटर है, अगर कोई लैपटॉप है, अगर कोई प्रोजेक्टर है, अगर कोई कैमरा है, तो राजा बेटा जी आप उसको सेल करने के लिए थोड़ी ना रखे हो। तो बेटा जी उसके ऊपर नीचे होने से, उसके भाव में ऊपर नीचे होने से आपके P&L अकाउंट की बैंड बचती रहेगी ना। कभी भी इन्वेस्टर को पता नहीं चलेगा कि भाई बैंड क्यों बज रही है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज के इसमें बिल्डिंग की रेट बढ़ गई है, बिल्डिंग का प्राइसेस बढ़ गया, उसके वजह से उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो तुम्हें रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट थोड़ी ना पता चलेगा। सो बेटा जी ऐसा बहुत जरूरी था कि हमारी सारी फिक्स्ड एसेट हिस्टोरिकल कॉस्ट, मतलब जितने में बाय करी उतने में ही दिखाओ, वही समझदारी है, क्योंकि वो चीजें हमारे प्रॉफिट में नहीं घुसनी चाहिए। सो राजा बेटा जी ये तभी संभव था जब गोइंग कंसर्न था। गोइंग कंसर्न बोलता है कि बिजनेस चलता ही जाएगा, और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि राजा बेटा जी जो फिक्स्ड एसेट्स है, जो एसेट्स है, जितने में खरीदी उतने में दिखाओ, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, एग्रीड। और राजा बेटा जी रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जो चीज रियलाइज नहीं हुई है उसको प्रॉफिट मत दिखाओ उसको। जैसे एक उदाहरण पे मेरे पास शेयर्स थे वर्ष 2022 में
और उनकी मार्केट वैल्यूएशन इतनी बड़ी कि मुझे 30% प्रॉफिट था। मैं बड़ा खुश हुआ। मार्च में मैंने 31 मार्च को अगर मैं उस प्रॉफिट को बुक करा दूं, मैं दिखा दूं, तो मैं गलत कर रहा हूं, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूं कि रियलाइज होगा कि नहीं होगा। रियलाइजेशन क्या बोलता है? तुम प्रॉफिट को तब दिखाओ जब तुमने उसको ऑलरेडी रियलाइज कर दिया। अगर तुम्हारे भाव बढ़े हुए भाई, वो कल गिर भी जाएंगे, तुमने अभी रियलाइज कहां करा है उसको। सो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जब तक प्रॉफिट रियलाइज नहीं हो, जब तक आपके पास कोई ऐसा प्रूफ, पुख्ता सबूत नहीं है कि आपने उसको बेच दिया और आपके पास अभी वो अमाउंट रिसीवेबल है, तब तक आपने उस प्रॉफिट को दिखाना नहीं है। रियलाइजेशन का कतई मतलब ये नहीं है कि उसका कैश आ जाना चाहिए। गलती में मत रहना। रियलाइजेशन का मतलब यह है कि मैंने किसी को बेच भी दिया, उधार में भी बेचा, बट अब मैं उससे पैसा मांग सकता हूं ना उस भाव पर, तो रियलाइज हो गया। रियलाइजेशन मतलब आपके पास कोई लीगल राइट होना चाहिए कि आप उस पैसे को रिकवर कर सकते हो, आपने उतना प्रॉफिट कमाया। रियलाइजेशन। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट बेटा जी अभी पढ़ चुके हैं। डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। हर एक चीज के दो इफेक्ट होंगे। कंजर्वेटिज्म है बेटा जी, रिकॉग्नाइज ऑल प्रोबेबल लॉसेस बट डोंट रिकॉग्नाइज प्रोबेबल गेन्स। प्रूडेंस भी इसी का हिस्सा है कंजर्वेटिज्म के अंदर। कंसिस्टेंसी, यू शुड फॉलो ऑल द अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। अकाउंटिंग पॉलिसी सिर्फ 3 सिनारियो में चेंज हो सकती है। पहला वाला, व्हेन देयर इज अ चेंज इन लॉ, when there is a change in accounting standard or better presentation of financial standard, better presentation of financial statement. So consistency माने आपने जो accounting policy follow की है, for example FIFO, तो हर साल FIFO ही यूज करेंगे। अगर मान लो आपने weighted average cost यूज करी है, तो हर साल weighted average cost ही करेंगे। बट इन केस अगर आपके 3 सिनारियो में से कोई भी एक सिनारियो आ जाता है कि चेंज आप कर सकते हो अकाउंटिंग पॉलिसी को, बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चेंज इन लॉ, कानून ही बदल गया, चेंज इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सो राजा बेटा जी, अगर आप बोलेंगे कि पहले जीएसटी नहीं था, अब जीएसटी आ गया, तो भाई साहब जीएसटी रिकॉर्ड करोगे ना। अगर मान लो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बदलाव आ गया, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो नया वाला है वही यूज करोगे ना, राइट। सिमिलरली मटेरियलिटी बेटा जी, जो छोटे मोटे आइटम्स है उसको आप क्लब करके एक साथ दिखा सकते हो। मटेरियलिटी मतलब वो कि राजा बेटा जी हम छोटी छोटी अकाउंटिंग नहीं करते, हम मिसलेनियस एक्सपेंसेस क्यों करते हैं? क्योंकि बेटा जी इससे डिसीजन मेकिंग में अफेक्ट नहीं हो रहा है। नहीं तो आप क्या करते रहोगे, आप अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को क्लब कर दोगे। सो बेटा जी मटेरियलिटी क्या बोलता है कि भाई साहब कि आप कुछ चीजों को क्लब कर कर एक साथ दिखा सकते हो। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या बोलता है पता है क्या? सब कुछ दिखा दो। बट सब कुछ दिखा दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तो कुछ तो छुपा लो, ऐसा मटेरियलिटी बोलता है। मस्ती मस्ती में बता रहा हूं। मटेरियलिटी माने यू कैन क्लब द इमटेरियल आइटम, लेस इंपॉर्टेंट आइटम इनटू अ सिंगल हेडिंग। दिस इज व्हाट इट सेज। इज दैट ओके राजा बेटा जी? क्या बोलता है पब्लिक पंटर? क्या ये समराइज हो पाएगा क्या? एग्रीड? जन्मों जन्मों तक बिजनेस चलता जाएगा, यूट्यूब का बच्चा बोल रहा है। सो बेटा जी आ जाते हैं इनके क्वेश्चंस की तरफ। ये रहे क्वेश्चंस, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बॉयज एंड गर्ल्स, गर्ल्स एंड बॉयज। तो सर डेप्रिसिएशन मेथड में चेंज होता है क्या? उसको अभी AS5 बोलता है कि वो चेंज इन एस्टिमेट है। तो चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, इट इज अ चेंज इन एस्टिमेट। SLM से WDV पर शिफ्ट हुए, ये चेंज इन पॉलिसी नहीं है, ये चेंज इन एस्टिमेट है। AS5 में आप इंटरमीडिएट में आएंगे तो पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप बिंदास रहिए, वो चेंज इन पॉलिसी नहीं बोलेंगे उसको। ओके अब आगे फर्स्ट वन, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट डिस्क्लोज ऑल रिलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन। अंडरलाइन द वर्ड रिलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। द आंसर इज ट्रू। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के हिसाब से सारे रिलेवेंट और रिलायबल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना ही चाहिए। आगे क्या है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट इंप्लाइज अकाउंटिंग ऑन कैश बेसिस। हंसी आ जानी चाहिए। एक्रूअल कॉन्सेप्ट बोलता है रिकॉग्नाइज ऑल द इनकम एज एंड व्हेन इट इज, ऑल द इनकम एज एंड व्हेन इट इज अर्न्ड। इनकम के साथ शब्द क्या यूज करोगे? अर्न्ड। एंड ऑल द एक्सपेंसेस एज एंड व्हेन इट इज इनकर्ड। सो बेटा जी इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द कैश बेसिस। तो इसका आंसर है accrual concept implies accounting on due or accrual basis. Accrual basis of accounting involves recognition of revenue and cost as and when they accrue irrespective of actual receipts or payment. तो इधर कीवर्ड है irrespective of actual receipts and payment। जिस तरीके से मैंने आपको आंसर दिया वो भी लिख सकते हो। Accrual concept signifies that income should be recognized as and when it is earned and expense as and when it is incurred, ignoring the actual cash receipt or cash payment, and hence accrual system follows the mercantile basis and not a cash basis. आगे ट्रू द रिजल्ट्स एंड पोजीशन डिस्क्लोज बाय फाइनल अकाउंट्स आर नॉट एग्जैक्ट। बिल्कुल सही बात है ये बात समझ लो सर जी। जो फाइनल अकाउंट आपको बोलते हैं, जो फाइनल अकाउंट हम बोलते हैं वो एग्जैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एस्टिमेट होता है, इसके अंदर कन्वेंशंस होते हैं। कन्वेंशंस हर एक कंट्री टू कंट्री डिफर होती है। एग्रीड? तो ये एग्जैक्ट नहीं है। कोई भी चीज जो मैन मेड है वो एग्जैक्ट कैसे होगी? एग्रीड? सो राजा बेटा जी उसमें से एक ये कॉन्सेप्ट भी है कि द रिजल्ट्स एंड द पोजीशन डिस्क्लोज बाय द फाइनेंशियल अकाउंट्स आर नॉट करेक्ट। तो बेटा जी नॉट एग्जैक्ट, एग्जैक्ट वर्ड है।
सो बेटा जी ये आंसर इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लीजिए, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लीजिए, क्योंकि इसका आंसर है ना, सहजता से आप बोलते हो कि नहीं ये तो फॉल्स होना चाहिए, नहीं ये एक्चुअली ट्रू है। दे आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशंस, कन्वेंशंस, कंसेप्ट्स एंड पर्सनल जजमेंट। जजमेंट मतलब एस्टिमेट, आरडीडी एक जजमेंट है। सो आरडीडी इस जजमेंट होने की वजह से वो एग्जैक्ट कैसे हो सकता है ऑफ द पर्सन हु प्रिपेयर्स देम। जैसे स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू लेते, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ फिक्स्ड एसेट बोलते हैं, तो बेटा जी वो एग्जैक्ट कैसे हुआ, वो तो अप्रोक्सीमेट हुआ ना। तो बेटा जी फाइनल अकाउंट्स और फाइनल पोजीशन इज नॉट एग्जैक्ट। द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, शायद करंट गया है यहां पर, सो मे भी सिस्टम बंद हो सकता है, बट इन्वर्टर लगा हुआ है, बस आपको बताना जरूरी समझा इसलिए बताया। ऊपर से स्ट्रीम हो रहा है, आई डोंट नो इफ इट हैज गॉट क्लोज डाउन और व्हाट। कैन यू प्लीज टेल मी अगर है कि बंद हो गया। मैं आपको देख पा रहे हो आप मुझे कि नहीं देख पा रहे हो। द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इज जनरली शोन इन द बैलेंस शीट। नो, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के अगेंस्ट। ह्यूमन रिसोर्स मतलब क्या, जैसे मेरे जितने भी एम्प्लॉइज है, क्या संतोष को मैं बैलेंस शीट में दिखा सकता हूं क्या? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि बेटा जी उसका मनी मेजरमेंट नहीं हो सकता है। एग्रीड। तुम भी तुम्हारे पापा मम्मी के असेट हो, क्या तुमको उनके बैलेंस शीट असेट साइड में दिखा सकते हैं क्या? आंसर इज नो, क्योंकि राजा बेटा जी आपका मनी मेजरमेंट नहीं हो सकता। Is that okay? So the value of human resource cannot be measured in monetary terms, thus it will not be shown in the balance sheet. नेट इनकम इन केस ऑफ पर्सन प्रैक्टिसिंग वोकेशन इज डिटरमाइंड बाय प्रिपेयरिंग पी एंड एल अकाउंट। नहीं, गलत है। वोकेशन माने क्या होता है राजा बेटा जी, जो एनपीओज होती है ना, एनपीओज मान के चलो, क्योंकि आपको इजीली समझ में आएगा, क्योंकि आपने एनपीओ में किया है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जैसे डॉक्टर, आर्किटेक्ट, इंटीरियर, अगर आपको याद होगा तो हमने एक डॉक्टर का भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया था एनपीओ में। सो बेटा जी जो वोकेशन प्रैक्टिस करते हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, उसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट और पी एंड एल अकाउंट नहीं बनता है, उसके अंदर क्या बनता है बेटा जी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि कोई ट्रेडिंग करने के लिए कोई चीज है ही नहीं। सर हिस्टोरिकल कॉस्ट में कैसे, डेप्रिसिएशन भी तो करते हैं ना प्रोवाइड। मैंने कहा आप मना किया कि डेप्रिसिएशन नहीं करते। डेप्रिसिएशन कौन से कॉन्सेप्ट की वजह से करते हैं बेटा जी? सो एक्रूअल और मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से आप डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हो। क्यों? क्योंकि उस असेट को आप एक साल में खर्चा नहीं दिखा सकते। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि उसको आप बहुत सालों में यूज करोगे। सो राइट, तो इनकम भी बहुत सालों में यूज होगी, मतलब आएगी। जैसे अभी इस कैमरा से मेरे को इनकम आ रही है फॉर एग्जाम्पल, तो इस कैमरा का इनकम मुझे कई सालों तक मिलते रहेगा, तो उसका एक्सपेंस भी कई सालों में जाएगा। मैचिंग कॉन्सेप्ट। सो डेप्रिसिएशन उसके वजह से, बट असेट को हिस्टोरिकल कॉस्ट पर हम इसलिए दिखाते हैं राजा बेटा जी, क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू को अगर हम चेंज कर करके लिखेंगे सो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हिट करता रहेगा। द कॉन्सेप्ट हेल्प्स इन कीपिंग बिजनेस अफेयर्स फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल अफेयर्स ऑफ द ओनर इज नोन एज मैचिंग कॉन्सेप्ट। कुछ भी बर्बाद कर रहे हैं। द कॉन्सेप्ट हेल्प्स इन कीपिंग बिजनेस अफेयर्स फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल अफेयर्स ऑफ द ओनर इज नोन एज मैचिंग कॉन्सेप्ट। नहीं, जो बिजनेस अफेयर्स को और ओनर्स के ट्रांजैक्शन को अलग रखता है वो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है? इनकम फॉर द पीरियड शुड मैच विद एक्सपेंस फॉर द पीरियड। तो जरा देखो किधर है भाई, पढ़ो इसका आंसर। अंडर मैचिंग कॉन्सेप्ट all expenses match with the revenue of that period should only be taken into consideration. The financial statement of the organization, if any revenue is recognized, then expenses related to earn that revenue should also be recognized. अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी हमारी कैमरा की, वही बात इधर भी आ गई। अगर कोई हमने इनकम दिखाई तो उसके रिलेटेड एक्सपेंस भी हमें बुक करना पड़ेगा, या कोई एक्सपेंस बताया तो उसके रिलेटेड अगर कोई इनकम होगी तो वो भी दिखाना है। एग्रीड। Entity concept means that enterprise is liable to the owner for capital investment made by the owner. बिल्कुल सही जवाब है ये। इसीलिए तो मैंने आपको बताया था कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये सारी चीजें आती है। सो आपको ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि कैपिटल जो है वो ओनर का कैपिटल है और वो लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं हम बैलेंस शीट में। सो एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से ये प्रिंसिपल आता है। Accrual means recognition as money is received or paid and not revenue of cost as in they are earned or incurred. बकवास है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है बेटा जी? ये फॉल्स आंसर है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट बोलता है कि रिकॉग्नाइज इनकम एंड एक्सपेंस एज एंड व्हेन दे आर अर्नड एंड एक्सपेंसेस एज एंड व्हेन दे आर इनकर्ड, इग्नोरिंग कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट। तो इसका आंसर लिखा हुआ है बेटा जी, देख लीजिए, फॉल्स आंसर है। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट ऑल्सो स्टेट्स दैट नो चेंज शुड बी काउंटेड अनलेस इट हैज बीन मटेरियलाइज्ड। नो 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 नो, अभी ये किसके अंदर था? रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट में, कि जब तक आपका प्रॉफिट आपको मिल ना जाए
तब तक आप उस प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट बोल रहा था, कंजर्वेटिज्म नहीं। कंजर्वेटिज्म तो ये बोलता है रिकॉग्नाइज प्रोबेबल लॉसेस बट डोंट रिकॉग्नाइज प्रोबेबल गेन, न्यूट्रलिटी, राइट, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, ये सब कंजर्वेटिज्म में आता है। राजा बेटा जी वो ये नहीं बोलता है कि क्या नाम उसका, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट में बोला था। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा था कि नो चेंज शुड बी काउंटेड अनलेस इट हैज बीन मटेरियलाइज। मटेरियलाइज मतलब रियलाइज नहीं हुआ, तब तक उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये देखो, ये आंसर रहा। आगे क्या लिखा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी इंप्लाइज नॉन फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब चेंज कर सकते, नॉन फ्लेक्सिबिलिटी मतलब चेंज नहीं कर सकते। तो बोल रहे कि कंसिस्टेंसी ये बोलता है कि नॉन फ्लेक्सिबिलिटी एज नॉट टू अलाउ द इंट्रोडक्शन ऑफ इंप्रूव्ड मेथड ऑफ अकाउंटिंग। बकवास है, मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग पॉलिसी कैन बी चेंज्ड इन 3 सिनेरियो, व्हेन देयर इज अ चेंज इन लॉ, चेंज इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अगर कोई इंप्रूव्ड और बेटर मेथड ऑफ अकाउंटिंग है तो उसको यूज करेंगे ना भाई, पुराने मेथड को थोड़ी नहीं यूज करेंगे। एग्रीड? सो बेटा जी, द कंसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी डज नॉट इंप्लाई नॉन फ्लेक्सिबिलिटी एज नॉट टू अलाउ द इंट्रोडक्शन ऑफ इंप्रूव्ड मेथड ऑफ अकाउंटिंग। आप इसके आगे लिख सकते हो accounting policy can be changed in any of the 3 scenarios when there is a change in law, better presentation of financial statement and better presentation of financial statement। और क्या नाम बताया था मैंने उसको, change in law, better presentation of financial statement and third वाला कौन सा था, change in accounting standard। very good। the materiality depends only upon the amount of an item and not upon the size of the business, nature and level of information, level of the person making the decision etc। इस चीज में थोड़ा सा डाइजी है ये आंसर, ये आंसर डाइजी है। अब इसके अंदर क्या लिखा है बेटा जी, यहां तक तो ठीक है, द मटेरियलिटी डिपेंड्स ओनली अपॉन द अमाउंट ऑफ द आइटम, सही है, एंड नॉट अपॉन द साइज ऑफ द बिजनेस। साइज ऑफ द बिजनेस मैटर करता है, क्योंकि अगर बिजनेस बहुत बड़ा है तो उसका मटेरियल आइटम अलग होगा। जैसे टाटा मोटर्स का मटेरियल आइटम रिलेटिवली इंपॉर्टेंट और आनंद भांगड़िया का रिलेटिवली इंपॉर्टेंट आइटम अलग होगा। सो यहां तक होना चाहिए, द मटेरियलिटी डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ आइटम एंड अपॉन द साइज ऑफ द बिजनेस, नेचर एंड लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लेवल ऑफ द पर्सन मेकिंग द डिसीजन एक्सेट्रा। इस पर मटेरियलिटी का कोई लेना देना नहीं है, ये फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट हो जाता है। तो बेटा जी इस क्वेश्चन को मैं पहले ही बता रहा हूं कि ये थोड़ा सा क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है, इधर ट्रू लिखा है बट मैंने जानबूझकर ही ट्रू लिखा है, क्योंकि मॉड्यूल अगर आप ओपन करके देखेंगे तो इसका आंसर ट्रू लिखा है, बट एक्चुअली मटेरियलिटी डिपेंड्स अपॉन मेनी थिंग, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द बिजनेस। क्योंकि मेरे लिए 10 रुपए भी मटेरियल है, राइट, तो मेरा साइज ऑफ द बिजनेस अगर बहुत बड़ा है तो मेरे लिए आइटम मटेरियल भी बड़े होंगे। एग्रीड? सो आप देखना, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज की बैलेंस शीट निकाल कर देखेंगे तो उनका बिजनेस बहुत बड़ा, तो उनके समराइजिंग या फिर उनका क्या बोलते हैं उसको, राउंड ऑफ बहुत बड़े लेवल पर होता है। तो साइज ऑफ द बिजनेस मैटर करता है। अभी मैं लाखों में समराइज नहीं कर सकता या मैं लाखों में राउंड ऑफ नहीं कर सकता, मेरे को क्या 100-200 रुपए राउंड ऑफ कर सकता हूं, मैं गरीब आदमी हूं, राइट। तुम करोड़ों में राउंड ऑफ करते होंगे कि भाई साहब 1,70,00,000 तुमने लिख दिया, हाँ 2 करोड़ लिख दो, 1,20,00,000 तुमने हाँ लिख दिया कि 1 करोड़ लिख दो। तुम राउंड ऑफ करोड़ों में करते हो, मैं राउंड ऑफ 50-100 रुपए में करता हूं, राइट। अंबानी जी राउंड ऑफ करते हैं लाखों में, तुम करोड़ों में करते हो। तो समझ में आ रही बात देर में, तो साइज ऑफ द बिजनेस मैटर करता है। इस क्वेश्चन का हालांकि आंसर प्रिंट गलत हुआ है मॉड्यूल में, और मेरी जो जिम्मेदारी थी कि भाई मैं मॉड्यूल का आंसर भी बता दूं और आपको सही भी आंसर बता दूं। अब आपका मुझे नेक्स्ट प्रश्न आएगा, सर एग्जाम में क्या लिख के आएंगे। अगर मैं आपको बताऊं कि आपको अगर मार्क्स चाहिए तो देन गो बाय द मॉड्यूल। तुम बोलेंगे सर कैसी कैसी बातें करते हो सर, ट्रू और फॉल्स लिखने पर भी 1-1 मार्क मिल सकते हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बेटा जी, आप 12th में नहीं हो, आपको लिखने पड़ेंगे रीजंस। तो तुम वो इसका देखा कि नहीं देखा अपना, वो कॉमेडी वाला कौन है बंदा, राइट ट्रू और फॉल्स एंड गिव रीजंस। सो अगर हमने आंसर लिखा ट्रू तो उसका रीजन क्या, बिकॉज इट इज नॉट फॉल्स, मतलब इस अटेम्प्ट में पास नहीं होंगे, अगला अटेम्प्ट आएगा। बट क्या बेकी बेकी बातें कर रहा है बेटू, है ना सर, ये तो गलत है बट क्या करेंगे। अच्छा अब मेरी बात सुनते हो, मुझे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी। बेटा डर लग रहा है क्या अभी वेल स्टडिंग, आर यू गेटिंग फियर्ड? बट आप मुझे बताओ, कई सारे बच्चों के मुझे क्वेश्चंस आए कि सर थ्योरी क्वेश्चंस नहीं हो रहे, थ्योरी क्वेश्चंस नहीं हो रहे। भाई साहब 2 चैप्टर्स अभी हमने निपटा दिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अभी हमने ज़्यादा टाइम भी नहीं पढ़ा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि क्या ये 2 टॉपिक को आज आप रात को सोने के पहले कर सकते हो क्या? एग्रीड? आप इसको शांति से एक बार देखो तो सही, इसको लिखने की प्रयास तो करो। और सारे क्वेश्चन टफ नहीं है, अभी आप अगर देखेंगे तो इनमें से कुछ ही क्वेश्चंस आपको थोड़े से टफ लगे होंगे कि जिसके ऊपर थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, बाकी हो जाएगा। और सुनो ना, और बार बार है ना, बार बार है ना, अपनी धज्जियां मत उड़ाओ यार। तुम बहुत प्यारे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत होशियार हो, मैं बोल रहा हूं ना, तुमको आराम से आएगा। आधे से ज्यादा बच्चे है ना डर के मारे है ना बूम बूम कर देते। डरो मत ना, डरोगे तो कैसे करोगे, थोड़ा सा रहो बिंदास यार, क्या हो जाएगा मैक्सिमम, क्या हो जाएगा। अब मुझे बताओ, डर कर भी अगर फेल हुए तो अटेम्प्ट तो देना ही है।
इससे अच्छा निडर होके जाना, थोड़ा सा फोकस कर पढ़ाई पर। बार 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 कितनी एंजाइटी में हम रहते हैं कि भाई साहब क्या होगा रिजल्ट का, क्या होगा रिजल्ट का। अबे रिजल्ट छोड़ ना, तो एग्जाम का सोच। अभी एग्जाम तेरी नजदीक है, पास फेल आगे देखा जाएगा। और मुझे बता, सोचने से अगर हम पास हो जाते तो चलो सब मिलकर बैठ के सोचते। अरे बुद्धि लगा मेरे भाई, समझदार बन, योद्धा है तू। अर्जुन जब कंफ्यूज हुआ था तो उसको भगवत गीता सिखाई थी, राइट, श्री कृष्ण भगवान ने। अब वो भगवत गीता अर्जुन ने समझकर फिर वही किया ना जो उसका कर्म था। आपको भी मैं वही याद दिला रहा हूं कि आपके अंदर के अर्जुन को ढूंढो, कंफ्यूजन होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप बाहर निकलकर प्लीज मेक इट अ पॉइंट दैट यू आर एक्टिंग। अगर आप काम नहीं करोगे, सिर्फ डरते ही रहोगे, तो रिजल्ट फेल ऐसे ही आना है। मैं आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि जब आपका कर्म ही नहीं होगा तो रिजल्ट कहां से आएगा। आशा करता हूं कि आप तक ये बात पहुंची है, तो प्लीज भगवान के लिए इतना डरो मत यार, सब हो जाएगा, टेंशन काहे को ले रहे हो। चलो आज एक काम करते हो क्या, मेरे को प्रॉमिस करते हो क्या, मुझे एक चीज चाहिए, मैं तुम्हारे लिए फ्री में लेक्चर ले रहा हूं, मेरे को कुछ दोगे क्या। चलो आगे बंद करके बिंदास बोलने का कि हाँ सर दे देंगे, इतना डरने का नहीं। क्या मेरे को एक चीज देंगे क्या, बताओ मेरे को। मैं तुम्हारा लेक्चर लेने वाला हूं, 4 दिन आऊंगा, कुछ तो मांगूंगा, गुरु दक्षिणा दोगे क्या, नहीं दोगे। तो अगर एक कोई चीज चाहिए तो दे दो ना यार, क्या है, बिंदास। देखते हैं आज कितने बच्चे मेरे को देने के लिए तैयार होते हैं। मेरे को भी देखना है कि मेरे बच्चे मुझसे कितना प्यार करते हैं, धन दौलत से प्यार करते हैं या मुझसे प्यार करते, कि क्या मैं वो जो चीज मांगूंगा मुझे देंगे। और एक बार दे दिया ना तो फिर उसके बाद में पीछे नहीं हटने का। एग्रीड, जो दे दिया वो मेरा हुआ। क्या बात है, अभी पीछे तो नहीं हटोगे ना। कैश की चेक, वाह मेरे लाल, अभी पीछे नहीं हटने का। मेरे को तुम्हारा डर चाहिए, तुम्हारा डर आज से हुआ मेरा, तुम्हारे पास अब डर नहीं रहा। तुम एग्जाम से नहीं डरोगे, तुमने दे दिया, मैंने जो चीज मांगी तुमने बिंदास दी, तुमने वचन दिया था, तुमने प्रॉमिस किया था। अब तुम खुश रहोगे, खुश रहकर काम करोगे। डर मुझे दे दो, मुझे थोड़ा सा चाहिए डर। तुम बाकी बिंदास्त रहो, और एग्जाम में कभी टेंशन आया ना, मैं बाजू में बैठा रहेगा, क्वेश्चन पूछना, मैं बता देगा, समझे कि नहीं समझे। और तुम टेंशन ना लो, मैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे पहुंचेगा, मैं पहुंचेगा, तुम बिंदास जानेगा, समझेगा नहीं। ए रसगुल्ले, चला जा अगले क्वेश्चन के पास। इसी मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ जाते। रसगुल्ले बच्चे, आजा रे आजा, आजा रे आजा, स्टेट विथ रीजंस। ये देख ले, अ कंसर्न प्रपोजेस टू डिसकंटिन्यू इट्स बिजनेस फ्रॉम डिसंबर 2020। ओके, सो बेटा जी दिसंबर 2020 से वो अपने बिजनेस को बंद करने वाले, एंड डिसाइड्स टू डिस्पोज ऑफ ऑल प्लांट्स विद इन द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। 3 महीने में वो सारे प्लांट्स को बेच देंगे। तो बेटा जी गोइंग कंसर्न इज नॉट फॉलोड। व्हेन गोइंग कंसर्न इज नॉट फॉलोड, यू कैन नॉट यूज हिस्टोरिकल कॉस्ट, देन यू हैव टू यूज एनआरवी, सेलिंग प्राइस फॉर देम। मैं वापस बताऊं, अगर धंधा चलने ही वाला नहीं है, धंधा बंद होने वाला है, तो बेटा जी आप उन असेट्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट पर नहीं दिखा सकते, क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट पर तब दिखाएंगे जब उसको यूज कर सकते हो। अब यूज तो कर नहीं सकते, उसको बेचना ही पड़ेगा, तो उसको किस पर दिखाना पड़ेगा, एनआरवी। तो इसको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बोलते। The balance sheet as on 31st December 2020 should continue to indicate the plant at its historical cost as the asset will be disposed of after the balance sheet date. बकवास आइटम नवंबर 2020 में पूछा गया। It is the fundamental accounting assumption of going concern is not followed. Then the assets and liabilities should be stated at realizable value and not historical cost. So if going concern is not followed, use NRV. लिख कर ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़े। देर इज अ सिंगल लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी विच आर एप्लीकेबल टू ऑल एंटरप्राइजेस इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। नहीं बेटा, अकाउंटिंग पॉलिसीज कैन डिफर फ्रॉम एंटिटी टू एंटिटी। कोई लोग एसएलएम यूज करेंगे, कोई लोग डब्ल्यूडीवी यूज करेंगे, कोई लोग फीफो यूज करेंगे, कोई लोग वैक यूज करेंगे, राइट, वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। सो बेटा जी अकाउंटिंग पॉलिसीज आर गोइंग टू डिफर फ्रॉम एंटिटी टू एंटिटी डिपेंडिंग अपॉन देम। रेवेन्यू रिकॉग्निशन की भी अकाउंटिंग पॉलिसी डिफर होती है एंटिटी टू एंटिटी। तो प्लीज समझने की कोशिश करना, अकाउंटिंग पॉलिसीज आर नॉट यूनिफॉर्म। देयर इज नो सिंगल लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी विच आर एप्लीकेबल टू ऑल एंटरप्राइज इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। देयर वुड ऑलवेज बी डिफरेंट पॉलिसीज chosen by different industries under different circumstances। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी डजंट इंपैक्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। हाय रे दैया, फिर क्यों किया। अब मुझे बताओ, फीफो करोगे और वैक करोगे तो स्टॉक का वैल्यू चेंज नहीं होगा, 100% होगा।
अगर आप एसएलएम करोगे, डब्ल्यूडीवी मेथड करोगे, तो क्या आपका डेप्रिसिएशन चेंज नहीं होगा? होगा। डेप्रिसिएशन चेंज होगा तो प्रॉफिट चेंज होगा, प्रॉफिट चेंज होगा तो बैलेंस शीट का पोजीशन चेंज होगा। सो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी विल शो डिफरेंट परफॉर्मेंस एंड डिफरेंट पोजीशन। तो देखिए क्या लिखा, अकाउंटिंग पॉलिसी हैज अ बिग इंपैक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ द आइटम goes under the financial statement, hence it impacts on financial performance and financial position of the business। तो क्या लिखा है, hence it impacts, मतलब इसका इंपैक्ट आता है किसके ऊपर? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी विल हैव इंपैक्ट ऑन द बिजनेस। हाँ, ये कितना बकवास क्वेश्चन, मतलब है ना, गधेड़े से गधेड़ा बच्चा इसका आंसर दे दे। कैसे क्वेश्चंस बना दे रहे इंस्टीट्यूट। अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी मेड एज एंड व्हेन बिजनेस लाइक टू शो रिजल्ट एज पर देयर चॉइस। नहीं रे, अकाउंटिंग पॉलिसी जब मन में आएगा तब तू चेंज करेगा, वो चुगली करेगा क्या? नहीं रे, अकाउंटिंग पॉलिसी कैन ओनली बी चेंज्ड इन 3 सिनेरियो एज पर लॉ। चेंज इन लॉ, चेंज इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये लिख के आ जाना और आपको धपाधप मार के देंगे। एज रिक्वायर्ड बाय सम स्टैट्यूट, कानून चेंज हुआ, और फॉर कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, चेंज इन एएस, और नीचे क्या लिखा, change would result in more appropriate presentation of the financial statement. Good. Choosing FIFO or WAC for inventory valuation is selection of accounting policy. True, these are the two different accounting policy, and hence if you choose any method of valuation, it would be treated as valuation of accounting policy. देखो, an enterprise may adopt FIFO or WAC for inventory valuation, and the method selected for valuation is called as अकाउंटिंग पॉलिसी। तो हम फीफो या वैक कर सकते हैं, जो भी सिलेक्ट करेंगे उसको बोलेंगे हम सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। इज दैट ओके? नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ इनअप्रोप्रिएट, गलत। इनअप्रोप्रिएट का मतलब क्या? गलत। सिलेक्शन ऑफ इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी डिसीजन विल ओवरस्टेट द परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंटिटी एवरी टाइम। नहीं, ये गलत है। अगर आपने गलत अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट कर ली तो हर बार ओवरस्टेट ही होगा। ऐसा क्यों? अंडरस्टेट भी तो हो सकता है। अगर आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी में गड़बड़ी है तो हर बार प्रॉफिट अच्छा ही दिखेगा, ऐसा थोड़ी ना भाई, प्रॉफिट कम भी तो दिख सकता है। ये देखो, इट कुड अंडरस्टेट और ओवरस्टेट द परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंटिटी। सो आशा करता हूं कि आपको यह बात भी समझ में आई। ये हमारा टॉपिक समाप्त होता है, अकाउंटिंग पॉलिसी। अब राजा बेटा जी हम एक काम करते हैं, अब मैं आपको समझाता हूं एक इंपॉर्टेंट चीज, वो अकाउंटिंग मेजरमेंट डिसिप्लिन। अकाउंटिंग मेजरमेंट डिसिप्लिन इस बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। सो जरा ध्यान से सुन लीजिएगा मैं क्या बता रहा हूं आपको। ये मैंने खरीदा था मेरे बर्थडे के दिन, 19 सितंबर मैंने खरीदा था इसको 2016। तो ये उसकी हुई हिस्टोरिकल कॉस्ट, 10 लाख में मैंने उसको खरीदा था, ये उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट हुई। आज मैं इसको कितने में बेच सकता हूं? आज यहां पर एक बंदा आया जो उसको खरीदने के लिए आया, वो बोल रहा है कि मैं इसको खरीद लूंगा 3 लाख में। सो बेटा जी 3 लाख इज रियलाइजेबल वैल्यू। इसको क्या बोलेंगे? रियलाइजेबल वैल्यू। कितने में बेच सकते हो? रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, फिर आप मुझे पूछेंगे कि सर ये तो समझा 10 लाख हिस्टोरिकल कॉस्ट, इसको आज कितने में बेच सकते? 2022। ये क्या बनता है उसका? रियलाइजेबल वैल्यू। फिर आप मुझसे अगला प्रश्न पूछेंगे कि सर अगर मुझे ऐसी नई कार खरीदनी, इसको बेच दूंगा, नया कार खरीदना है। सो न्यू कार अगर खरीदने की, न्यू कार, अलग अलग पेंट, वाह, न्यू कार खरीदने की है, सो मुझे इसके लिए देने पड़ेंगे अभी 15 लाख। इसको बोलते हैं करंट कॉस्ट। ए बाबू मुसियाए, समझे कि नहीं समझे? मैंने बताया जब कार खरीदी तो कितने की? 10 लाख की, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट। आज उसी कार को कितने में बेच सकते? 3 लाख, रियलाइजेबल वैल्यू। और अगर मैं आपको यह कहूं कि ऐसी नई चमचमाती दूसरी कार खरीदने की है तो उसको क्या बोलेंगे? करंट कॉस्ट। आशा करता हूं कि बात समझ में आई। अब मेरे रसगुल्ले, मेरे मटर पनीर, मेरे सुस्त मुर्गे, जरा ध्यान से सुन। तुम्हें बताते हो शर्म तो आ रही है, बट बताना तो पड़ेगा ना। मुझसे बहुत गलत काम कराए जा रहे हैं, उससे मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। आप मेरी हेल्प करिए। मेरे को है ना यहाँ से जाने के बाद में ना कार चलाने के लिए बोलते घर वाले। मैं जाके है ना कार का भाड़ा लेता हूँ और धीरे धीरे कार चलाता हूँ पूरे सिटी में। ए झंडू इधर सीख। मैं कार चलाता हूं तो कार से मुझे मिलती है रेवेन्यू, एग्रीड? तो जब मैंने कार खरीदी तो उस कार से मुझे मिलने वाली है रेवेन्यू, राइट? सो मान लो हर साल आपको कुछ रेवेन्यू मिलेगी। मैथ्स में आपने सीखा होगा, ये होती है फ्यूचर वैल्यू। ये क्या होती है?
फ्यूचर वैल्यू मतलब आज मान लो 2016 था, 2016 में मैंने कार खरीदी और उसके बाद में मुझे मिलने वाले थे हर साल मान लो 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2 लाख, 2 लाख, ये हर साल आगे में मिलेंगे ना फ्यूचर में। जो मुझे फ्यूचर में मिल रहा है उन सभी को आज की वैल्यू पर लेके आना। मतलब क्या करना कि राजा बेटा जी आज मेरी 10 लाख की एफडी है तो मुझे कल 12 लाख मिलेंगे। मतलब जो प्रेजेंट वैल्यू है वो फ्यूचर वैल्यू से कम होती है। मतलब अगर मुझे फ्यूचर वैल्यू पता है तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू पर आना पड़ेगा। अब ऐसे देखो, मेरी फ्यूचर में पेट ज्यादा होगी, ये फ्यूचर वैल्यू, तो आज की पेट कम है। आप खुद को भी कर देख लो, मेरा फ्यूचर में पेट ज्यादा होगा, ये फ्यूचर वैल्यू, और आज वो क्या होगा, कम। सो बेटा जी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू इज नथिंग बट डिस्काउंटिंग ऑफ फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू में से इंटरेस्ट निकाल देंगे, आप इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे इसको, फ्यूचर वैल्यू में से इंटरेस्ट निकाल देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू। आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई। इज दैट ओके राजा बेटा जी? मेरे रसगुल्ले बच्चों को समझ में आ गया? एसपीसी उबर, यस बेटा जी, एसपीसी उबर। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जे बात, ये हुआ ना मेरा छोकरा पोट्टा, जोरदार पड़ गया है, मटर पनीर रसगुल्ले। सो बेटा जी अब सुन लीजिए, करंट कॉस्ट और प्रेजेंट वैल्यू में बच्चा कंफ्यूजन करता है। पीवी और करंट कॉस्ट अलग अलग है, पीवी और करंट कॉस्ट अलग अलग है। करंट कॉस्ट मतलब वैसी नई चमचमाती कार आज कितने में ले सकते हो। सो मैं आपको बता दूं क्या, हिस्टोरिकल कॉस्ट जितने में खरीदा, एनआरवी या रियलाइजेबल वैल्यू कितने में बेचेंगे। करंट कॉस्ट आज वैसी नहीं खरीदनी है तो वो क्या, प्रेजेंट वैल्यू इज द व्हाट आई कैन से डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, इज द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज। सो मेरे मटर पनीर आजा, इस चैप्टर को मेरे हिसाब से लिख कर रखिए, इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आने के चांसेस है और बहुत इजीली हो जाएगा यार, बहुत पोपट चैप्टर है। सो इधर आ जाओ। देर आर 4 जनरली एक्सेप्टेड मेजरमेंट बेसिस। आई सेड हिस्टोरिकल कॉस्ट बिल्कुल सही, करंट कॉस्ट बिल्कुल सही, रियलाइजेबल वैल्यू बिल्कुल सही। मैंने फ्यूचर वैल्यू नहीं बोला सर, मैंने प्रेजेंट वैल्यू बोला। मैंने यह जरूर बताया कि प्रेजेंट वैल्यू इज डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ द फ्यूचर वैल्यू, ये बराबर है, बट फ्यूचर वैल्यू हमारा मेजरमेंट बेस नहीं, 4 ही है, हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू और रियलाइजेबल वैल्यू। सो बेटा जी देयर आर 4 जनरली और उसके अंदर प्रेजेंट वैल्यू आ गया, सो ये सेंटेंस हुआ फॉल्स। इंपॉर्टेंट है कि नहीं क्वेश्चन? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, टाइम पास क्वेश्चन। आगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट मींस द प्राइस पेड एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, बिल्कुल सही, ट्रू। हिस्टोरिकल कॉस्ट मींस द एक्विजिशन प्राइस। You can also give an example. Suppose a building is purchased for 10 lakhs rupees. So historical cost is 10 lakhs. It is the original price paid to acquire the building. सर फ्यूचर वैल्यू कम भी तो हो सकती है, हाँ हो सकती है, बट जनरली जब कोई असेट को खरीदता है तो उसमें से फ्यूचर वैल्यू ज्यादा मिलती है हमें। आगे, एज पर फ्यूचर वैल्यू assets are carried at the amount of cash or cash equivalent that could currently be obtained by the selling the asset in an ordinarily disposable value. Wrong. Realizable value का मतलब यह है, असेट को बेचकर पैसा कमाना इज रियलाइजेबल वैल्यू। ये देखो उन्होंने क्या बोला, एज पर फ्यूचर वैल्यू assets are carried at the amount of cash or cash equivalent, मतलब कैश that could currently be obtained आज by selling the asset in orderly disposal. Orderly disposable मतलब बेचने के बाद। सो राजा बेटा जी उसको तो realizable value बोलते हैं ना। At realizable value assets are carried at the amount of cash or cash equivalent that could currently be obtained by selling the asset in an orderly disposal. Next, at present value liabilities are carried at the value of future net cash outflow that are expected to be required to settle the liabilities in the normal course of business. जरा ध्यान से देखो, at present value लाइबिलिटीज आर, अरे चुप ना, अरे गलती हो गई भाई, अरे जाना नहीं समझ आ रहा। एट प्रेजेंट वैल्यू liabilities are carried at the value of future net cash outflows that are expected to require to settle the liability in the normal course of business. ये false है। Why बेटा जी? Liabilities are carried at present discounted value. अरे बाबा तू समझ ना, फ्यूचर वैल्यू पर नहीं लिखते हम लाइबिलिटी को, लाइबिलिटी को लिखते हैं एट द प्रेजेंट वैल्यू। और प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है कि जो फ्यूचर कैश फ्लोज है उसको डिस्काउंट करने के बाद की वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं। सो राजा बेटा जी इन्होंने यहां पर क्या चीज गलत बोली है, कैरिड एट द वैल्यू ऑफ द फ्यूचर नेट कैश फ्लोज। नो नो नो, लाइबिलिटीज आर कैरिड एट द प्रेजेंट वैल्यू, दैट इज फ्यूचर नेट कैश फ्लोज को एट डिस्काउंट कर जो प्रेजेंट वैल्यू आती है वो। सो क्या लिखा देखो, liabilities are carried at the present discounted value of future net cash flows that are expected to be required to settle the liabilities in the normal course of business. इसके अंदर कीवर्ड कौन सा है,
प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू, मैं इस वर्ड को अंडरलाइन करूंगा, प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू। और ये किसको डिस्काउंट कर रहे हैं बेटा जी? हम फ्यूचर नेट कैश फ्लोज को डिस्काउंट कर रहे हैं, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान में रखना आप। आगे बढ़े, आगे क्या लिखा है? एबीसी परचेस्ड अ मशीनरी अमाउंटिंग टू रुपीज 10 lakh on 1st April 2001. On 31st March 2020, similar machinery could be purchased for 20 lakhs. So बेटा जी current cost 20 lakh है, historical cost of the machine is 20 lakh. No. Historical cost is 10 lakhs only. And current cost is how much, my dear friend? 20 lakhs. So ये देखो जरा, since the similar machine is purchased for 20 lakh, the current cost of the machine is 20 lakh. Historical cost is 10 lakhs only. आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई। अब राजा बेटा जी, आज मुझे आपको और एक चीज समझानी थी जो आपको बड़े ध्यान से मस्त मौज तरीके से करने का है। बेटा अगर आप कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखेंगे, मैंने आपको इसके अंदर भी बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इधर ध्यान से देखेंगे तो दिसंबर 2021 में है, ये मई 2018 में है, ये नवंबर 2020 में है, ये जैन 2021 में है, ये मई 22 में आया है, ये नवंबर 18 में आया है, एग्रीड। ये मई 2019 में आया, ये नवंबर 2019 में आया, एग्रीड। सो राजा बेटा जी, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप देखेंगे, सो दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू व्हाट? कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा और इंपॉर्टेंस देना चाहता हूं। सो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कल जरूर पढ़ के आइएगा। और आज क्यों नहीं करा रहे हो? क्योंकि आज मैं कुछ होमवर्क दूंगा, क्योंकि आप और मैं दोनों अगर एक साथ पढ़ेंगे तो आप डाउट लेके आएंगे और सोल्यूशन लेकर जाएंगे। सो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में 1-2 मार्क तो पक्के आपके। सो कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जरूर करके आइएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ के आना, राइट, कॉन्टिंजेंट असेट, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, और उसके बाद में सीधे आपने जंप कर लेना है नेक्स्ट टॉपिक जो हमको लेना है कल, कैशबुक बीआरएस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एंड डेप्रिसिएशन। ठीक है, क्या आप इतना करके आ पाएंगे क्या? सो मैं लिख कर दे दूं आपको, वापिस से बताऊं क्या क्या करके आना है कल आपको। सो कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये पूरा पढ़ के आना, ठीक है। कल थोड़ा सा फास्ट होएगा फिर अपना इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसको हम इंड एस बोलते हैं, फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको पढ़ के आना है, फिर राजा बेटा जी कॉन्टिंजेंट असेट्स और कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज करना है, फिर बेसिक अकाउंटिंग वगैरह मत करना, आप डायरेक्टली जंप कर सकते हो कैशबुक पर, कैशबुक बीआरएस, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ओके, बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी कर लो, चलो ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी कर लेना। इतना अगर आप पढ़ के आओगे तो मुझे कल ये भी देखना है कि जो आपके मन में डर है ना वो भगा रहा हूं मैं, कि देखो क्या है, पेपर तो आप लिखने को जाने वाले हो, है ना। सो पेपर आप लिखने को जाने वाले तो मुझे सक्षम किसको बनाना है, केपेबल किसको बनाना है, आपको बनाना है। तो अगर आपको केपेबल बनाना है तो मुझे आपको कुछ होमवर्क देना पड़ेगा कल। आज जितना पढ़ाया और कल का भी आप पढ़कर आएंगे, और कल हम फिर थोड़ा सा राइटिंग प्रैक्टिस के साथ में भी आगे जाएंगे। कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये कर आना ही है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? इज दैट ओके? हाँ, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में समझा दूंगा ना कल, कोई टेंशन नहीं है, कल मैं पूरा समझा दूंगा, उसमें डाउट है ना वो पूरा समझा दूंगा मैं, डोंट वरी अबाउट दैट। अरे पूजा, बट मुझे बताओ उस एंजाइटी का फायदा क्या है? एंजाइटी का कोई फायदा नहीं है तुम्हें, और कर ले एंजाइटी, क्या हो जाएगा? तेरा रेवेन्यू बढ़ रहा है, तेरी इनकम बढ़ रही है, तेरी असेट बढ़ रही है, खाली पुकड़ खुद की बैंड बजाई जा रही है। मत बजाना यार खुद की बैंड, ठीक है, ऑल राइट। अभी रिटर्न प्रैक्टिस का ये इसने बराबर बोला, तो अभी ये रिटर्न प्रैक्टिस में आपने क्या करना है सर? कुछ क्वेश्चन में जिसमें ट्रू आंसर है उसमें ट्रू के आगे एक सेंटेंस में लिखा है, वो भी क्वेश्चन के 2 मार्क मिल जाएंगे। बेटा अरमीना, तुमको एक बात बताता हूं, ट्रू और फॉल्स का कोई लेना देना नहीं है कितने सेंटेंसेस लिखे, बीकॉम की एग्जाम नहीं है यहां पर। अगर तुमने कंटेंट सही से लिख दिया तो आपके मार्क्स पक्के हैं, ठीक है। अभी मेरे को इसमें थ्योरी में एक साथ नहीं जाना है, मेरे को धीरे धीरे जाना है, इसलिए मैं जो बोल रहा हूं आज पढ़कर आना पक्का, और ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटा देंगे, 1 से 1.5 घंटे में इतना पढ़कर हो जाएगा, ठीक है। जो मैंने आपको नोट्स दिए उन नोट से बराबर पढ़ते रहना, हो जाएगा, ठीक है। सर मैं आपको अपना डर देके जा रहा हूं, हाँ बिंदास, और अगर ले लिया तो वापिस याद रख लेना। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी ले लेना। अरे बहुत सारे मैराथन्स और बहुत सारे रिवीजन लेक्चर, ब्रह्मास्त्र वगैरह सब डाले हुए हैं, आप उनको देख लीजिए, कोई टेंशन नहीं है, आराम से हो जाएगा, और अभी भी टाइम है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
मैराथन डल गया बेटा, मैराथन वहां से देख लीजिए, कोई चेंज नहीं है उसके अंदर। अगर आपको कोई टेंशन है तो मुझे स्पेसिफिकली बताओ, जैसे जेएलपी बताया, सो जेएलपी को मैं डील कर लूंगा, ठीक है। कहां से पढ़ के आने का? पीडीएफ से। पीडीएफ में मैंने सारा कवर कर दिया है, तो अभी और कुछ नया मत करो। 100% पूरा कवर कर लिया मैंने पीडीएफ, आप ढूंढ लेना उसमें से, कंट्रोल फाइंड करके भी क्वेश्चन देख लेना, सब मिल जाएंगे आपको, चिंता मत करो। और अपने दोस्तों यारों दोस्तों को सबको शेयर करो, जिसका जिसका भला कर सकते हो भला कर दो भाई, अच्छा काम है ये। सर बट वो पास हो जाएगा फिर मैं फेल हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है कुछ, बिंदास शेयर करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो प्यार से बोलो बाय बाय भाई, 1 डे बिफोर आगे देखेंगे भाई, अभी जो हो रहा है वो तो कर ले यार, ऐसे क्या करता है, ठीक है, वेली वेली बातें नहीं करने का। चल बाय बाय।